अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा नोवेल वफ़ा हम निभाएंगे के पार्ट नंबर 3 को लेकर। अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और दूसरी तरफ मुअज़्ज़म को इस अधूरी गुफ्तगू की बेकरारी ने घेर लिया था। वो अपनी शिद्दतों को भी देख रहा था और नगीना की चाहतों को भी देख रहा था। कहाँ कमी थी उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर शहरवानों को यूनिवर्सिटी में एडजस्ट होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। अपने डिपार्टमेंट की 2-3 लड़कियों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर नगीना ने भी अपने दोस्तों से शहरवानों को कज़िन की हैसियत से ही मिलवाया था। मुअज़्ज़म भी 1-2 बार उनसे मिलने आया था। आजकल नगीना और मुअज़्ज़म के ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे थे और शहरवानों उनके बीच नहीं आना चाहती थी। ये उसकी दिली ख्वाहिश थी। शाम को वो दोनों शहर के मशहूर शॉपिंग सेंटर में मौजूद थी। नगीना को अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। वो बुटीक में आई थी। 1 घंटे भटकने के बाद नगीना को अपने लिए 2 सूट पसंद आए थे। तुम भी अपने लिए कोई सूट पसंद कर लो। अपने सूट पैक कराने का ऑर्डर देकर वो शहरवानों से बोली। फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, वो आराम से बोली। ओके, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, वो कहकर सेल्समैन के पास आ गई थी। वो दोनों सड़क के किनारे खड़ी किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी कि उनके करीब एक सिल्वर ग्रे मर्सिडीज़ के टायर चरमराए। आने वाला मुअज़्ज़म अली शाह था। उन दोनों ने ही उसे देखकर इत्मीनान का सांस लिया था। ये तुम दोनों कहाँ घूम रही हो? आओ बैठो। थैंक गॉड तुम मिल गए, वरना न जाने कितनी देर लगती हमें हॉस्टल पहुँचने में। नगीना कहते हुए फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई और शहरवानों भी पिछली सीट पर बैठ गई। मुअज़्ज़म को इतने दिनों बाद देखने पर दिल अजीब अंदाज में धड़का था, लेकिन उसने फ़ौरन ही उसे डांट दिया था। शॉपिंग करने आई थी। नगीना ने हुंकारा भरा था। तुम दोनों को अकेले नहीं निकलना चाहिए था। नया शहर है, रास्ते की जान पहचान भी नहीं है। कभी शॉपिंग का इरादा हो तो मुझे फ़ोन कर दिया करो। ड्राइविंग करते मुअज़्ज़म का लहजा संजीदा था। वैसे मुअज़्ज़म तुम इतने पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड हो, लेकिन तुम्हारी सोच कभी कभी मुझे बड़ी बैकवर्ड लगती है। भाई हम यहाँ अकेले पढ़ने आ सकते हैं, अकेले हॉस्टल में रह सकते हैं, तो अकेले बाज़ार नहीं जा सकते? मैं तो अपनी दोस्तों के साथ कई बार शॉपिंग करने आ चुकी हूँ, बल्कि अकेली भी आई हूँ। हाँ, शहरवानों बेचारी ने आज पहली बार बाज़ार का रुख किया है। वो भी इसे कोई बुक खरीदनी थी। नगीना ने खुले दिल से कहा। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। तुम मुझ पर बैकवर्ड होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगर ऐसा होता तो तुम दोनों यहाँ यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचती। उसने एक नज़र मॉडर्न सूट में अपनी मोहब्बत को भी देखा और मिरर से चादर में लिपटी शहरवानों को भी देखा था। न जाने क्यों एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि नगीना भी खुद को शहरवानों की तरह ढाँप ले, क्योंकि अपनी औरत गैर मर्दों की आंखों की ठंडक बने, ये उसे गवारा नहीं था। लेकिन ये उसकी मोहब्बत थी और अक्सर मोहब्बत में कुछ न कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। खैर, शादी के बाद ठीक कर लूँगा, दिल को तसल्ली देते हुए मुअज़्ज़म ने ड्राइविंग पर ध्यान दिया था। और ये तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो? वो मिरर से शहरवानों की तरफ देखकर बोला। हाँ भाई शहरवानों, उस वक्त से तुम्हारे शादी की जी हुजूरी नहीं हो रही। मुअज़्ज़म को छेड़ते हुए नगीना ने बीच में दखल दिया था। तुम फिक्र ना करो, ये हक तुम्हारा है और तुम्हें मैं अपनी जी हुजूरी में ले आऊँगा। नगीना ने शरारत भरी सरगोशी करते हुए फिर शहरवानों से बोला। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शहरवानों? नहीं शाहजी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो धीरे से बोली। अच्छा, अब तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? नगीना बोली। ज़ाहिर है हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। कितने कंजूस हो तुम मुअज़्ज़म, किसी अच्छे होटल से डिनर करवा नहीं सकते? इसी बहाने आज हॉस्टल के बदमज़ा खाने से जान छूट जाएगी। नगीना पूरे हक से बोली थी। नगी, डिनर के चक्कर में हमें हॉस्टल पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। शहरवानों अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालती हुई बोली। 5 बजे निकली थी और अब 7:30 बज रहे थे। शहरवानों, तुम मेरे और मुअज़्ज़म के बीच में मत बोलो, नगीना ने एकदम उसे झिड़क दिया था। शहरवानों को नगीना का अंदाज बुरा लगा था। वो शर्मिंदा होकर बाहर देखने लगी थी। नगी, ये किस अंदाज में बात कर रही हो? मुअज़्ज़म ने उसे टोका। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह बुरा मान रहे हो? नगीना बुरा मान गई थी। अच्छा, तुम डिनर का कह रही थी? मुअज़्ज़म ने उसके तेवर देखे तो फ़ौरन बात बदल दी। देखो, मैं तुम लोगों को डिनर ज़रूर करवाता, लेकिन आज मुझे भी 9 बजे तक ऑफिशियल डिनर पर जाना है। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों का डिनर पार्सल करवा देता हूँ, हॉस्टल जाकर खा लेना। ओके? उसने अपनी मजबूरी जताते हुए स्टीयरिंग से हाथ उठाकर उसका खूबसूरत हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए दबाया था। ये भी उसका एक मनाने का अंदाज था।
اس کا پہلا सेमेस्टर जितनी तेज़ी से आया उसी तेज़ी से ख़त्म भी हो गया। अब उन्हें कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी और ज़ैबुन्निसा ने उन्हें ताकीद की थी कि घर आने की। ड्राइवर उन्हें लेने आ गया, लेकिन मौज़म का भी उस वीकेंड पर जाने का प्रोग्राम था, इसलिए ड्राइवर को मना कर दिया था। वो दोनों अब मौज़म के साथ जा रही थी। वो अपनी तैयारी कर रही थी। उसी वक्त हॉस्टल की नौकरानी जाहिदा ने उसके कमरे में आकर किसी मैडम के आने के बारे में बताया था, जो नगीना से मिलने आई थी। नगीना जाहिदा के पीछे फ़ौरन हॉस्टल के विजिटिंग रूम में आ गई। सामने सोफे पर एक स्मार्ट सी औरत अपने दिल का सरापे समेत कीमती साड़ी में बैठी थी। चेहरे पर लाइट सा मेकअप था और जेवरात का दिलकश खोल कर इस्तेमाल किया गया था। नगीना दरवाजे में खड़ी उनका जायज़ा ले रही थी कि वो सोफे से उठी और तेज़ी से नगीना की तरफ बढ़ी। तुम नगीना हो या हो ना, सैयद अकबर अली शाह की बेटी? औरत शौक भरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रही थी। नगीना हैरान परेशान सी खड़ी थी। बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। जी लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। नगीना कुछ नर्वस हुई थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सहला अहमद। उन्होंने जज्बाती होते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे माँ बाप का इंतकाल मेरे बचपन में हो चुका है। नगीना को बेहद हैरत हुई थी। मैं तुम्हारे रवैये से जान चुकी हूँ। बाप तुम्हारा ज़िंदा नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने ज़िंदा खड़ी है। और फिर मेरे दुश्मनों ने तुम्हें हकीकत छुपाई है। 2 साल का बच्चा अगर माँ से बिछड़ जाए तो उसे माँ का हक भी याद नहीं रहता। और जिन्होंने तुम्हारी माँ को मार दिया है, उन्होंने तुम्हें कभी मेरी तस्वीर भी नहीं दिखाई होगी। शहला ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बड़े यकीन से कहा था। नगीना बुत बनी खड़ी थी। ये सब क्या था? फ़िलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये हकीकत थी कि नगीना ने आज तक अपनी माँ की कोई तस्वीर नहीं देखी थी, या फिर उसे जानबूझकर दिखाई नहीं गई थी। और ना ही उसने कभी ऐसी बात की कोई फरमाइश की थी। उसके बाबा अकबर अली शाह की ढेरों तस्वीरें मौजूद थीं। आओ इधर बैठो, मैं तुम्हारे सारे हालात बताती हूँ। शहला बेगम उसके पास सोफे पर लेकर बैठ गईं और दिल ही दिल में बेहद खुश थी कि मुकर्रम अली शाह और ज़ैबुन्निसा ने हकीकत नहीं नगीना से छुपाकर एक तरह से अच्छा ही काम किया है। अब सारा गेम उनके हक में जाएगा, इतना तो उन्हें यकीन नहीं था। वरना अगर नगीना हकीकत जानती तो फिर उन्हें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन बेटी को वो रास्ते पर ले आती। ये लो बेटा, ये एल्बम देखो, तुम्हें खुद ही हकीकत मालूम हो जाएगी। सहला बेगम ने अपने हैंड बैग से एक छोटा सा एल्बम निकालकर नगीना को थमाया था। पहली तस्वीर पर नज़र पड़ते ही नगीना की आंखों के सामने जैसे ज़मीन आसमान घूम गए थे। वो औरत जो खुद को उसकी माँ बता रही थी, वो पहली तस्वीर में ही अकबर अली के साथ दुल्हन के रूप में बैठी थी। दोनों के चेहरे पर खुशी की चमक फूट रही थी। वो कांपते हाथों से एक के बाद एक तस्वीर पलटती रही और हैरत में डूबी रही। ज़ैबुन्निसा, मुकर्रम अली शाह, मौज़म अली शाह, उनके अलावा शहरबानों के बचपन की तस्वीरें और खुद उसके बचपन की तस्वीरों में मौजूद थी। अब तो किसी शक की गुंजाइश नहीं रही। नगीना के करीब बैठी औरत उसकी सगी माँ थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके अपनों ने उसे झूठ क्यों बोला? उसे सारी उम्र माँ की ममता से क्यों महरूम रखा था? उसके जहन में एकदम बेशुमार सवाल उठे थे। उसे खबर ही नहीं हुई और आंसुओं से गाल भीगते चले गए थे। उसकी कैफियत अब अजीब हो रही थी। मम्मी, उसके होठ कांप रहे थे। मेरी बच्ची, शहला बेगम ने बेताबी से उसे अपने आगोश में ले लिया था। ज़ैबुन्निसा ने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन जो मोहब्बत उसे आज माँ के लम्स से महसूस हो रही थी, वो एहसास उसे ज़ैबुन्निसा की मोहब्बत में कभी नहीं हुआ था। या शायद चंद लम्हों में सोच बदल गई थी। मम्मी, आप मुझे वो सच्चाई बताएं जो उन लोगों ने मुझसे आज तक छुपाई है। नगीना ने उनके सामने से सर उठाया था। देखो बेटा, मैं अपने वक्त की एक मशहूर मॉडल गर्ल थी। तुम्हारे बाबा उन दिनों मुंबई में अपना बिजनेस करते थे। हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पहली नज़र में ही हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। समझ लो बेटा कि हमारी लव मैरिज थी। तुम्हारे ताया मुकर्रम और तुम्हारी ताई ज़ैबुन्निसा बज़ाहिर तो हमारी शादी पर खुश थे, लेकिन अंदर से वो नाखुश थे, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने ख़ानदान से बाहर शादी करके एक तरह से अपनी ख़ानदानी रस्म को तोड़ा था। हालांकि तुम्हारे ताया ताई और तुम्हारे बाबा के हक़ में मैंने शादी से पहले ही मॉडलिंग छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें ये प्रोफेशन पसंद नहीं था। मैं तो उनके रंग में ढल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया था। तुम्हारी पैदाइश पर भी उन्हें कोई असर नहीं हुआ था। तुम्हारे बाबा को अक्सर भड़काते रहते और आखिर उनका भड़काना एक दिन काम आ गया
उन्होंने मुझे खामोशी से तलाक दे दी। मुझे वो लोग अपनी जायदाद में हिस्सेदार भी नहीं मानते थे। तुम्हारे बाबा मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन भाई भाभी और तुम्हारी शाहिदा फुप्पो के कहने में आकर उन्होंने ये काम किया था। तुम्हें भी मुझसे छीन लिया था। फिर तुम्हारे बाबा भी मुझे छोड़कर ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे। इसी सदमे में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। नगी बेटा, उस वक्त मैं अकेली औरत क्या करती? माँ बाप तो मेरे भी जिंदा नहीं थे, कहाँ जाती? आखिर तुम्हारे बाबा के दोस्त जहांगीर अहमद ने मुझसे उस वक्त शादी करके मुझ पर रहम किया था। यूँ जिंदगी की गाड़ी अब तक जहांगीर के सहारे चल रही है, और तुमसे मिलना भी मेरे लिए एक चमत्कार ही है। पिछले दिनों एक पुरानी मैगजीन पर नज़र पड़ते ही, जिसमें तुमने मॉडलिंग की थी, बस उन्हीं के ऑफिस से तुम्हारा यहाँ का एड्रेस लेकर पहुँची हूँ। मेरी बेटे, मेरे शहर में मैं कैसे ना उससे मिलने आती? शहला बेगम ने दुख भरे अंदाज में अपनी कहानी सुनाते आखिर में ज़माने भर की मिठास लहजे में लाते हुए मुखातिब किया था। जी मैं ये भी आया कि पूछ लूँ तुम्हारे ताया ताई से, लेकिन मॉडलिंग की इजाज़त कैसे दे दी? लेकिन अभी मौका नहीं था, इसलिए खामोश हो गई। ये वो कहानी थी जिसमें सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा था। नगीना के लिए सब कुछ अनोखा था। पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो अपनों से बुरी तरह बदगुमान नज़र आ रही थी। नगी क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ मम्मी, मेरे अपनों ने मेरे साथ कैसा जुल्म किया है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो रूहान सी हो गई थी। नहीं बेटा, तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारे ताया ताई को दुख मिले। उन्होंने ही तुम्हें बड़ी मोहब्बत से पाला है। सहला बेगम ने फ़ौरन उसे टोका था। खुद को अच्छा भी तो साबित करना था, क्योंकि उनकी बेटी तो मोम थी। वो उसे जिस तरह मोड़ेंगी मुड़ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? नगीना एक बार फिर हैरान हुई थी। जिस औरत के साथ उन लोगों ने ऐसा बुरा सलूक किया है, वो आज भी उनका फेवर कर रही है। वो अपनी माँ की बड़ाई की कायल हो गई थी। हाँ बेटे, बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता। और फिर उस घर में मौज़म के साथ तुम्हारा बहुत मजबूत बंधन है, क्या उसे तोड़ा जा सकता है? सहला बेगम ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कुछ खोजना चाहा। आप ये भी जानती हैं, नगीना ने धीरे से कहा। तुम्हारा और मौज़म का रिश्ता मेरे सामने ही तय हुआ था, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो खामोश थी, लेकिन बहुत कुछ सोच रही थी। बस बेटा, तुम उन लोगों से अपनी माँ से मिलने की इजाज़त मांग लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सहला बेगम चाहत से कह रही थी। अब आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मम्मी, ये अब आप मुझ पर छोड़ दें। नगीना का लहजा बहुत मजबूत था। वो उनके सीने से लगी अपने आने जाने के प्रोग्राम बता रही थी, और तकरीबन 1.5 घंटे बाद सहला बेगम उसे ढेरों प्यार करके वापस गई थी। उन्होंने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। नगीना अपने रूम में पहुंची तो शहरबानों को इंतज़ार करते पाया था। उसने खुद को फ़ौरन नॉर्मल किया था, लेकिन उसका चेहरा और आंखों से रोने की चुगली कर रही थी। नगी, क्या हुआ? मिल लिया मैडम से? कौन थी वो? शहरबानों ने हिम्मत करके पूछा था। कहकर वो अपने बेड पर करवट लेकर लेट गई। उसके पूरे वजूद पर खामोशी छाई हुई थी, जिसे शहरबानों ने साफ महसूस किया था। दूसरे दिन वो मौज़म के साथ घर पर पहुंच गई थी। सारे रास्ते वो खामोश थी, बस मौज़म की बातों का हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। और फिर शाम को नगीना की खामोशी का भेद भी खुल गया। वो सब हॉल कमरे में बैठे थे। शहरबानों सबके साथ सबको चाय सर्व कर रही थी। नगीना ने एक लिफाफा मुकर्रम अली शाह के हाथ में थमा दिया था। ये क्या है नगी बेटे? आप खोल कर देख लें बाबा जान। नगीना का लहजा संजीदा था, लेकिन अदब में था। उन्होंने लिफाफा खोला तो हाथ में सहला बेगम की तस्वीर आई थी, जिसे देखकर उनकी आंखें पथरा गई थी। भला इस औरत को वो कैसे भूल सकते थे, जिसने उनके भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उनके साथ बैठी ज़ैबुन्निसा को भी तस्वीर देखकर करंट सा लगा था। अपने माँ बाप को बुरी हालत में देखकर मौज़म एकदम उठा और तस्वीर बाबा जान से लेकर देखने लगा। तस्वीर देखकर वो भी बिल्कुल भौचक्का रह गया था, क्योंकि बाप ने उसे ज़ाती एल्बम में इस औरत की तस्वीर अपने चाचा के साथ दिखाई थी, और होश संभालते ही उसे अपने चाचा की नाकाम ज़िंदगी की पूरी कहानी बाबा से मालूम हो गई थी। शहरबानो अलबत्ता हैरत में डूबी हुई थी।